मीरापुर विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। अब आंकड़ों का खेल शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि जयंत चौधरी की जो चौधराहट है वो कायम रहेगी। कोई कह रहा है कि अखिलेश यादव बाजी मारकर ले जाएंगे। कोई कह रहा है चंद्रशेखर इस बार बड़ा कमाल कर जाएंगे। और कोई कह रहा है कि बहन जी का हाथी भी इस बार बड़ी स्पीड से दौड़ा है। और कोई ये कह रहा है कि AIMIM की जो पतंग है वो आसमान में इतनी ऊंचाई से उड़ी है कि लोग देखते रह जाएंगे। आखिरकार इन बातों में कितना दम है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, यही इन 5 बड़े पत्रकारों से जानने की कोशिश करूंगा कि मीरापुर के मन में क्या है, मीरापुर के मतदाताओं के मन में क्या रहा, किसको वोट किया, क्या वोट का आंकड़ा कह रहा है और जो मतदाता है उन्होंने किसकी जीत की जो कहानी है वो वहाँ पर लिखी है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ पुष्पेंद्र शर्मा जी से। पुष्पेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, मीरापुर के मन में क्या लग रहा है, क्या एग्जिट पोल कह रहा है? देखिए, हार जीत का फैसला तो परसों सभी को मालूम हो जाएगा, लेकिन जैसे कि हमारे सारी साथी पत्रकार वहाँ थे और इन्होंने इस बार क्योंकि एक ही जगह चुनाव था तो ज़र्रे ज़र्रे को नापा है और इनकी सूचना से कोई भी इत्तेफाक ना करे संभव नहीं है। तो जब मैंने भाई रविंद्र से पूछा तो उनके 2 ही लफ्ज़ थे, कंफर्टेबली शी इज़ विनिंग, मतलब मिथिलेश पाल निकल गई। अब इसके पीछे कारण क्या थे? बड़ा सीधा सा गणित था कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कहने पे या इशारे पे जो उनकी बी टीम कहलाई जाती है, बहुजन समाज पार्टी, जो कभी उपचुनाव में नहीं उतरती थी, इस बार उपचुनाव में उतरी। हालांकि उनका कहना ये था कि इससे हमारा कार्यकर्ता एकजुट नहीं रहता, पर समझने वाले सब समझते हैं। मतलब ये था कि मुस्लिम वोटों का या दलित वोटों का जहाँ जैसा मौका हो उसका बंटवारा किया जाए। वो बंटवारा हुआ तो आज़ाद समाज पार्टी नगीना से सांसद थे चंद्रशेखर, उन्हें नया नया जोश था, उन्होंने कहा मैं भी यहाँ कैंडिडेट उतारूँगा। तो विपक्षी एकता को छिन-भिन करने की जो रणनीति थी उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई और चौधरी जयंत जो यहाँ से जिनका उम्मीदवार पिछली बार चंदन चौहान जीता था, जो अब सांसद बन गए, उन्होंने पूरी ताकत लगाई वहाँ पे। एक एक गांव में जाके रोड शो करा, लोगों से निजी संपर्क उन्होंने वहाँ पे साधा और इस चुनाव को जीतने की पूरी जो किलेबंदी थी वो कर ली। दूसरी ओर कल जो आरोप लगे थोड़ी जगह के वोट नहीं डालने दिए गए या नहीं हुए, देखिए आमतौर पे उपचुनाव में वैसे भी वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहता है और अगर हम उस आंकड़ों से लगाएं तो भी थोड़ा कम है। ये ज़रूर शिकायतें मिली कि भाई बहुत सी जगह पे डालने नहीं दिया गया, जैसे कि ककरौली की एक घटना आई तो उसमें पहली बार चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबन भी किया। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ सिर्फ मीरापुर की बात नहीं कर रहे, आप पूरे यूपी में देखिए जो उपचुनाव हुए, जहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार था वहीं पर ऐसे आरोप लगे हैं। बाकी अगर आप बाकी सीटों पर देखेंगे तो कहीं ऐसे आरोप सुनने को नहीं मिले। तो ये एक हताशा भी हो सकती है कि समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को ये लग रहा है कि वो हार रहे हैं। इसमें 2 बातें और थी। एक, जो संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने का नारा था वो 400 पार से उपजा था। लोग इसे लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देख रहे थे। लोकसभा चुनाव में और इस चुनाव में बड़ा अंतर होता है और जो वोटिंग पैटर्न होता है वो भी चेंज हो जाता है, लोगों की मन बदल जाते हैं। फिर ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं कि उस नारे को, उस नैरेटिव को जिंदा रख पाते। तो विपक्ष उस नारे को खो चुका था। योगी जी के लिए अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर भी थोड़ी अंदरूनी उठापटक चल रही है, उन्हें अपने को साबित करना था और उन्होंने पूरे जी जान से ताकत लगाई और जो उनका आखिरी हथियार होता है उस हथियार का भी प्रयोग किया। जब उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उन्हें लगा कि अगर सारी जातियाँ एक साथ नहीं आई और सारी जातियाँ हिंदू ना बन गई तो फिर हमारा जीतना मुश्किल है। और ये नारा भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं काम कर गया। फिर चौधरी जयंत की मेहनत और मुस्लिम मतों का बंटवारा, मुझे लगता है इसने NDA गठबंधन के उम्मीदवार की राह आसान करती है। आपको लगता है मिथिलेश पाल जी? मुझे लगता है उसकी राह बहुत आसान है। कोई चमत्कार ही हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा लगता है कि वो जीत जाएंगे। शादाब जी साहब, आपसे जानना चाहूँगा क्या लग रहा है? सर ने तो सीधी कहानी कह दिया कि एग्जिट पोल कुछ भी कहे, लेकिन उनके हिसाब से तो मिथिलेश पाल नंबर 1 है। जहाँ से पुष्पेंद्र भाई साहब ने बात ख़त्म की है, मैं उन्हीं शब्दों को जो है अपने से शुरुआत कर देता हूँ। आप यूँ मान के चलिए कि जो आज तक की हालात है, जो देखा है, जो सुना है और जो लोगों से बात हुई है, उससे अभी तक की स्थिति जो है वो मिथिलेश पाल बहुत साउंड है और विनिंग कैंडिडेट आप एक तरह से कह सकते हैं। उससे कुछ वजह, सबसे बड़ी बात तो एक आपने देखा होगा, हाई इलेक्शन में मुस्लिम बंटवारे पर आगे सियासत रुक जाती है और मीरापुर में मुस्लिम बंटवारा जो है, जहाँ तक हम लोगों ने रिपोर्टिंग ग्राउंड पे की है, कराई है, उसमें बिल्कुल शुरू से जब पोलिंग शुरू हुआ और मेरे जहाँ तक मुझे लगता है कि 11-12 बजे तक मुस्लिमों में बंटवारा होता रहा
और मुस्लिम में बंटवारा ऐसा नहीं हुआ कि कहीं 2 दलों में हुआ है, वहाँ 4 दलों में मुस्लिम में बंटवारा हुआ है। नंबर 1 पे मुस्लिमों का बंटवारा रहा बड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ, दूसरे पे रहा आज़ाद समाज पार्टी के साथ, AIM के साथ, और कुछ जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ। और जब ये बंटवारा हुआ, और यही समझ लो कि अभी पुष्पेंद्र भाई साहब ने कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी या NDA की जो रणनीति थी, पहले कदम पे तो वही सक्सेस हो गए और सफल महसूस करने लगे। उसके बाद अब आता है साहब जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर। वोटिंग नहीं होने दी, वोटिंग कैसे हुई, कम हुई या ज़्यादा हुई, तो यही बात इत्तेफाक करने वाली है कि उपचुनाव में वोट कम होता है। नेशनल मुद्दे और लोकल मुद्दों में यहाँ फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जिन आप गाँव बात कर रहे हैं विवाद की, मुस्लिम एरिया में आया हुआ, आप सिकंदरपुर की बात कर सकते हैं, बड़ा गांव है वहाँ। एक अभी पिछले दिनों की बात है, 10-11 गाँव बहुत बड़े गांव हैं जहाँ बड़ी वोटिंग है, तो उनमें से सिकंदरपुर था, ककरौली था, संबलहेड़ा था, और ऐसे बहुत सारे गाँव में गिना सकता हूँ 11 या उससे ज़्यादा जो 172 गाँव में से है, 173 गाँव में से है, उन गाँवों में ही विवाद की जड़ रही है। और अगर हम आरोप ये लगाने लगे हैं वहाँ कोई भी सियासी दल कि वो भारतीय जनता पार्टी या पुलिस ने वहाँ रोक दिया, खासकर जैसे ककरौली या दूसरे गाँव में, तो जहाँ तक मुझे जानकारी, मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग है और मेरी साथी जो वहाँ थे मौके पर, उनके मुताबिक वहाँ ईमानदारी से शुरुआत जो झगड़ा हुआ है, वो झगड़ा ही गैर BJP दल जिन्हें कहना चाहिए, जो मुस्लिम थे पक्ष, खासकर प्रत्याशी थे, उनके बीच में विवाद हुआ है वोट को लेके, क्योंकि बड़ा वोट था वहाँ 18-18, 19-19 हज़ार, 16-16 हज़ार, 12-12 हज़ार वोट के गाँव कई जगह था, तो वहाँ उनमें विवाद हुआ। पुलिस को तो वहाँ मौका, एक तरह आप कह सकते हो कि भाई उन्होंने अपना रोल अदा कर लिया, वो वहाँ बाद में उसमें शामिल हो गए, और वो उन्होंने चाहे वो रोकने की बात कह दो, चाहे वो उन्होंने विवाद, पुलिस कहेगी विवाद शांत किया, और आप कह दो कि पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया। हाँ, ये छुटपुट बातें ज़रूर है कि कहीं वोटिंग के लिए आप पे परिचय पत्र नहीं है, दूसरी चीज़ें नहीं है, या आपको रोक दिया गया, ये अलग बात है। लेकिन जितनी स्थिति जो समाजवादी पार्टी को वहाँ उम्मीद थी, और एक बड़ी सियासी घराने से वहाँ सुंबुल राणा को उतारा गया था, जिस परिवार में सांसद हो, विधायक भी रहे हों कई, और वो वाला वो जो करिश्मा होना चाहिए था, और जो उनको क्या नाम अखिलेश यादव को एक उम्मीद रही होगी, क्योंकि उन्हें कादिर राणा को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया था कि 2013 के दंगे, उसके हिंसा के उन पर दाग लगे थे, हालांकि बाकी दलों पर भी नेताओं पर थे, उनके बेटे को इसलिए नहीं दिया था कि वो सियासी, उनके पास वो कम था तजुर्बा, और सिर्फ वो महिला कार्ड खेलते हुए, नया चेहरा खेलते हुए, कैराना जैसा वो खेलते हुए, क्या नाम जैसे कैराना में उनको नाहिद हसन को उनको तबस नहीं इकरा को जैसे लाया गया था अचानक, ऐसे वो सुंबुल को लाए थे कि नए चेहरे से ही बात हो जाएगा, PDF फार्मूला पर हो जाए। लेकिन वो मुझे लगता नहीं वहाँ कहीं वो मुस्लिमों को एकजुट करने में कामयाब हुए हैं, और वो वहाँ बटे हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव नहीं हुआ, लेकिन जातिवाद के आधार पर चुनाव हुआ, और जातियों में काफ़ी चीज़ें बटी, और जब तक मुसलमानों ने एक करने की कोशिश की, तब तक पुलिस की एंट्री हो गई, और वो सब चीज़ें हैं। मेरी अपनी स्थिति ये है, चुनाव तो आप NDA बनाम इंडिया कह सकते हैं, या सपा बनाम रालोद कह सकते हैं, लेकिन जो अपर हैंड है, वो आज की स्थिति में, मेरा अपना अनुभव जो है, जो कल की चीज़ें देखिए, वो मिथिलेश पाल ऊपर जाती है, जो RLD की कैंडिडेट है, और भाजपा के समर्थन से। भाजपा के समर्थन में संतोष शुक्ला जी, क्या लग रहा है? दोनों ने एक ही कहानी कही है कि सब इधर बट गए, उधर बट गए, तमाम चीज़ें हो गई कि मुस्लिमों का जो बंटवारा रहा, उसने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी की राह आसान कर दी। आपके हिसाब से क्या लगता है? एक इसमें दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मुस्लिमों का बंटवारा ये एक पक्ष है कि जो भाजपा को या रालोद को, दोनों गठबंधन को मजबूत करता दिख रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम पूरी तरह एक भी होते और उनके साथ PDA के फार्मूले के तहत OBC के कुछ वोट ना जुड़ते, तो भी जीतना संभव नहीं था। हमें यहाँ से भी कहानी देखनी चाहिए। दूसरी बात, मिथिलेश पाल के पास अपना राजनीतिक अनुभव है, वहाँ से जीतने का भी, चुनाव लड़ने का भी। सपा के साथ समस्या ये रही है, देखिए PDA का फार्मूला एक अस्त्र के रूप में आपने इस्तेमाल किया, और एक लोकसभा चुनाव उसने करिश्माई रिजल्ट आपको दे दिया। लेकिन बार बार आप इस प्रकार के परिणाम का अपेक्षा इसलिए नहीं कर सकते। अभी पुष्पेंद्र जी भी इस बात को कह रहे थे कि 400 पार का नारा जो था, उसमें एक प्रतिध्वनि ऐसी दर्ज की गई कि शायद कहीं इस बहाने से संविधान बदलने की बात तो नहीं चल रही है, और वो असरकारक रही। उपचुनाव में आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो पहले से ही कुछ ऐसी आक्रामकता लिए हुए थे, जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये होने जा रहा है, और ऐसा हुआ तो मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? मीरापुर में भी आप देखेंगे तो मुझे याद आता है कि जयंत चौधरी 3 से 4 बार वहाँ रहे। अखिलेश यादव बड़ी मुश्किल से पहुँचते और एक छोटी सी नुक्कड़ सभा को संबोधित कर पाए। भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत दिखाई। कुल मिला के मिथिलेश पाल का अपना एक अनुभव रहा। दूसरी बात है कि जो राजनीतिक, जो जातिगत समीकरण है, इसको कागजों पर जिस प्रकार से सपा और कांग्रेस गठबंधन ने खड़ा करके और एक वोटों का पिरामिड खड़ा कर लिया, ऐसे यहाँ संभव नहीं, उपचुनाव में ये चीज़ें संभव नहीं होती। दूसरी बात जो अभी शादाब जी कह रहे थे कि एक समय ऐसा आया कि जब एक संदेश गया कि इन वोटों में बंटवारा हो रहा है और मुस्लिमों के बीच ही आपस में वोटों के लेके खींचतान हो गई, वो भी एक परिणाम होता है कि साफ साफ संदेश चला जाता है कि सुई किस तरफ जा रही है। तो ऐसे में एक
सेगमेंट है वोटरों का जो उदासीन भी हो जाता है, वोटरों के प्रति इतना व्यग्र नहीं रह जाता। तो ये सारी चीज़ें मिलकर भी मिथिलेश पाल के पलड़े को मैं भी भारी देख रहा हूँ। अच्छा, अभी प्रदीप शर्मा जी क्या लग रहा है इन सब की बातें सब मिथिलेश पाल का ही पलड़ा भारी है क्या? फाइट में किसी को विस्तार से सब बड़े भाइयों ने मेरे बता दिया गया है। भाई इलेक्शन हमेशा चुनाव जो है सरकार के पक्ष में ज़्यादा देखे गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली तो उम्मीद थी कि शायद वो इन उपचुनावों में कुछ कर पाएगा। लेकिन जहाँ तक मीरापुर उपचुनाव की बात है, वहाँ पर जो है जिस तरीके की रणनीति कह दीजिए बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल ने लिखी गई, उससे उनका मिथिलेश जी का पलड़ा बहुत भारी है। अच्छा, मिथिलेश जी का पलड़ा भारी है। आपसे भी जान लेता हूँ। सर मुझे ये बताइए, चारों कह रहे हैं कि मिथिलेश जी का ही पलड़ा भारी है, राष्ट्रीय लोकदल का ही। आपकी नज़र में क्या है, क्या लग रहा है आपको? परिणाम आपके क्या कह रहे हैं राजेश जी? नहीं, मीरापुर तो मिथिलेश जी का पलड़ा भारी है। जो कल चुनाव हुआ, कल चुनाव से ये पता चल गया कि मिथिलेश जी का पलड़ा भारी है, क्योंकि जो एक बड़ा वोट बैंक था वो बटा है। उसका जब विभाजन हुआ सुबह 10 बजे तक, ये 10 बजे के बाद ये मैसेज चला गया था और ये भी एहसास हो गया था, उन्हें भी एहसास हो गया था कि मिथिलेश जी का पलड़ा भारी है, मिथिलेश पाल जी का। अच्छा, रविंद्र राणा जी, रविंद्र जी सब एक ही बात कह रहे हैं क्या? कोई और मैदान में नहीं था? ओवैसी ने भी तो पतंग उड़ाई और तपिश बढ़ा दी थी। ये तो देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा आपको। जिस वक्त टिकट घोषित हो रहे थे, मीरापुर उसी वक्त हॉट सीट बन गई थी और मीरापुर बहुत अहम सीट थी, चूँकि लास्ट डे 18 तारीख को यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद चारों बड़े नेता दिन भर यहीं रहे। बाकी 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा था पूरे प्रदेश में, वहाँ नहीं थे। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये कि जब टिकट वितरण हो रहा था तो ऐसा दांवपेच फंसा कि टिकट तय करने में पसीने छूट गए। लास्ट मोमेंट पे टिकट तय हुए। जैसे अखिलेश यादव बड़ा दांव चलते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ से, इससे पहले मैं जिक्र करूँगा कि ये सीट खाली हुई चंदन चौहान से। चंदन चौहान आरएलडी के एमएलए थे, सपा के साथ गठबंधन में जीते थे 22 में, और जीतने के बाद वो फिर 24 में लोकसभा में चले जाते हैं बिजनौर से और सीट खाली हो जाती है। अब जयंत चौधरी के सामने संकट ये होता है कि कैंडिडेट किसको बनाएं। जाट को बनाना उनको मुफीद नहीं लगा। जाट मतदाताओं में उनका अपना अच्छा असर है, वो लास्ट मोमेंट में जिधर उस सेंटीमेंट को खेलना चाहें खेल सकते हैं। गुजर का दावा ख़त्म हो गया, चूँकि गुजर वहाँ से एमएलए थे और वो एमपी बन गए। तो 2 बड़ी कास्ट का कैंडिडेट उसमें जो समायोजन था वो हो गया और उनको कैंडिडेट नहीं बनाया जा सकता था उनके लिहाज से, क्योंकि कोई भी नेता जातियों का एक समूह बना के, गुलदस्ता बना के पॉलिटिक्स करना चाहता है ताकि वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करे। तो जयंत चौधरी ने इस समीकरण के चलते 2 बड़े सेगमेंट को छोड़ दिया और मिथिलेश पाल पे दांव लगाया, जिनको चौधरी अजीत सिंह ने 2009 में मोरना सीट से विधायक बनाया था उपचुनाव में। तब ये सीट मीरापुर के बजाय मोरना होती थी और वो इन दिनों बीजेपी में थी। तो विपक्ष को लगा कि ये अच्छा मुद्दा हमारे हाथ लग गया है कि बीजेपी से उधार का कैंडिडेट ले लिया है, दूसरा जाटों में नाराज़गी है, तीसरा गुजरों में नाराज़गी है। तो विपक्ष की उम्मीदें, अखिलेश यादव की उम्मीदें इस पर टिकी हुई थी, इससे उनकी बाँछें खिली। और उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि अगर मैं कादिर राणा को टिकट देता हूँ, पहले ही अखिलेश यादव से पहले ही बीएसपी मुस्लिम को टिकट दे देती है, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद मुस्लिम को टिकट दे देते हैं पहले ही, तो 2 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में आ जाते हैं अखिलेश यादव जी से पहले। अब अखिलेश यादव को लगता है कि आरएलडी का कैंडिडेट तो मुस्लिम है नहीं, नॉन जाट है, नॉन गुजर है, दोनों बड़े सेगमेंट हैं, आक्रामक जातियां हैं, किसान जातियां हैं, वोटिंग को प्रभावित करती हैं, वोट के दिन नैरेटिव बनाने में कामयाब रहती हैं। तो उनको लगा कि ये छिटक रहे हैं जयंत चौधरी से, तो हम इनको साध लेंगे हरिंदर मलिक के थ्रू, जो मुजफ्फरनगर के एमपी हैं, जाट एमपी बने वहाँ पे। पंकज मलिक चरथावल से एमएलए हैं, वो भी जाट हैं, और उनके पास कई गुजर नेता भी थे, मुखिया गुजर, अतुल प्रधान। तो उनको लगा इन 2 सेगमेंट में हम सेंध लगा लेंगे और कादिर राणा को टिकट देंगे तो 2013 के दंगे का जिन्न बाहर आ जाएगा, चूँकि वो उसके दागी हैं कादिर राणा साहब। तो उन्होंने उनके बेटे की पत्नी को, सुम्बुल राणा को टिकट दिया और 2 दांव खेल दिए एक ही झटके में। बसपा को भी चित कर दिया उन्होंने, क्योंकि सुम्बुल राणा मुनकाद अली की बेटी हैं। मुनकाद अली बसपा के बड़े नेता हैं और इसी टाइमिंग में मुनकाद अली के बेटे की शादी होती है सुम्बुल के भाई की, और उस शादी में जाने पर रोक लगा देती हैं बहन जी। कहती हैं कि सपा के नेताओं को मत बुलाना और अपने रिश्तेदारों को भी मत बुलाना, बेटी को भी मत बुलाना, नहीं तो ये तस्वीरें वायरल होंगी और हमारा कैंडिडेट पीछे चला जाएगा, वो माइलेज ले लेंगे इसका। नतीजा ये हुआ कि भाई की शादी में बहन नहीं जा सकी, कादिर राणा साहब भी नहीं गई, पूरी फैमिली नहीं गई, और जो
2-3 बड़े लोग गए बसपा के, उसमें उनको बहन जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया पार्टी से। इसका नेगेटिव असर गया? इसका ये असर गया बाहर का रास्ता दिखाने का। बहन जी का कैंडिडेट तो फाइट में नहीं था ऑलरेडी, लेकिन वो आने की कोशिश कर रही थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने दांव खेला, बड़ा कार्ड खेला उन्होंने। एक तो महिला कार्ड, इकरा की तर्ज पे वो इस चुनाव को लीड करना चाहते थे। ये अलग बात है कि सुम्बुल जो है वोकल नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी ज़रूर हैं, लेकिन वो हाउसवाइफ थी और उनके पास राजनीति का अनुभव नहीं था इकरा की तरह एजुकेशनल बैकग्राउंड भी उतना रिच नहीं था। तो वो इकरा की तरह मास में उस तरह का पेनिट्रेशन नहीं कर पाई। ये कमान संभाली कादिर राणा की बेटी ने। और आखिरी दिन जब भाषण दे रही थी उनकी बेटी डॉक्टर आयशा, वो MBBS हैं, जिस वक्त अखिलेश यादव भी मंच पे थे, तो जितना धारदार भाषण चुनाव को ढालने के लिए डॉक्टर आयशा देती हैं, तब अखिलेश यादव के मन में मलाल जरूर रहा होगा कि शायद इस लड़की पे पहले नज़र पड़ जाती तो सुम्बुल की जगह में इसको कैंडिडेट बना देते, तो ये इकरा के पैटर्न पे पेनिट्रेशन कर सकती थी मासेस के बीच में जाके, तो एक माहौल बनता उनका। तो दरअसल वो वहाँ चूक गए। और दूसरी बड़ी चूक ये हुई जो शुक्ला जी अभी बता रहे थे कि अखिलेश यादव 16 तारीख को जनसभा करने आते हैं, उनका हेलीकॉप्टर विजिबिलिटी के चलते लैंड नहीं कर पाता, वो इशू बनाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव काउंटर नहीं करते सरकार को इस पे, वो ट्वीट नहीं करते। वो जब रैली में आते हैं तो ये नहीं कहते सरकार ने मुझे रोका। उनके नेता जरूर ऐसा संकेत देते हैं कि सरकार ने रोका। मेरी जानकारी के मुताबिक विजिबिलिटी के चलते नहीं आ सके, वो उनका हेलीकॉप्टर आगरा से आना था हिंडन पे, वो हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाया और वो जनसभा में नहीं पहुंचे, जनसभा ख़त्म हो गई, लोग मायूस हुए। लेकिन उनके नेताओं ने कार्ड खेला कि इससे हम सिंपैथी कार्ड बनाएंगे इसको। उन्होंने कहा कि सरकार जुल्म ढा रही है, आने नहीं दे रही है आपको, वोट डालने से भी रोकने की कोशिश करेगी रामपुर मॉडल पे। अच्छा, ये सब इतनी सब जब चीज़ें रही तो फिर लास्ट में क्या निकल का है चुनाव? लास्ट में फिर ये होता है कि जिस दिन वोटिंग होता है, वोटिंग के वक्त सुबह जैसे ही ककरौली में थानेदार की पिस्टल लहराती है, तो अखिलेश यादव जो है लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और जब वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पूरे प्रदेश में एक मैसेज चला जाता है, अखिलेश यादव को एक खतरा था कि कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का कैंडिडेट मुस्लिम वोट नहीं ले जाए, कहीं ओवैसी का कैंडिडेट नहीं ले जाए। तो जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक ब्रेक रुक जाता है, डिवीज़न रुक जाता है। मेरी जो राय है वो बाकी पत्रकार मित्रों से, मेरे सीनियर हैं सारे लोग, लेकिन उनसे डिफरेंट है इस मामले में। वो कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद मुस्लिम वोट डिवाइड होता है। मैं कह रहा हूं कि 10 बजे के बाद मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होता है कादिर राणा के पास। कादिर राणा के सर वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से रहा। ये जो ककरौली वाली घटना जिसको हमने संक्षेप में कहा था, रविंद्र जैसे मैंने बताया कि इनकी टीम वहाँ थी, राजेश भी वहीं थे और एक एक ज़र्रा इन्होंने नापा। तो इनसे मैं इसलिए सहमत हो रहा हूँ कि अखिलेश क्या राजनीति नहीं जानते, उन्होंने पहली बार ऐसा क्यों कहा और पहले से इसकी भूमिका बना रहे थे। देखिए, उन्हें ये चाहते थे कि किसी भी तरह वोट एक जगह चला जाए, मुस्लिम मत, जिसके लिए शादाब जी ने भी कहा कि भाई एक बड़ा वर्ग जो था वोटर्स का, संतोष ने भी कहा कि वो उसमें बिखराव की स्थिति ना पैदा हो। वो बिखर तो चुका था, लेकिन 10 बजे उन्होंने मैसेज ज़रूर दिया। पर मुझे लगता है जो एकजुटता आई है मुस्लिम मतों में, वो शायद थोड़ा और देर में आई। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में अगर 3 घंटे या 4 घंटे भी बंटवारा हो गया तो बाजी हाथ से निकल जाती है। सर, पिस्टल का जो रोल था, मीरापुर चुनाव में एक चर्चा चल रही है कि पिस्टल से लखनऊ में तपिश बढ़ी और मीरापुर का चुनाव बदल गया। यही बदल गया, जो बात हो रही है वो यही है कि उसके बाद जो मुस्लिम मतों में बिखराव चल रहा था वो एक साथ आ गया। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, मतलब अनसेड है, वो बिना कहे लोटा नमक हो गया कि क्यों बट रहे हो, एक जगह आ जाओ। तब वो एक जगह आए और उसके बाद जो मत प्रतिशत था, आपने देखा होगा कि वो जिन पर लाठी भी पड़ी वो 2 बार भी मत डालने जा रहे हैं, तीसरी बार भी जा रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश ज़रूर करी, पर मेरा अपना मानना और अपनी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बाजी जो है वो एनडीए गठबंधन की झोली में जा गिरी थी। सर, पिस्टल ने कुछ करा क्या? नहीं, पिस्टल ने एकजुटता तो लाई, लेकिन जो रविंद्र जी भाई ने कहा है ना, मैंने वही बात शुरुआत की थी। मैंने अपनी बात में यही बात कही थी कि शुरुआती दौर में मुस्लिम बटा, लेकिन बाद में जब तक वही जो पुष्पेंद्र भाई साहब कह रहे हैं, जब शुरुआती दौर के बाद जब इकट्ठा होना शुरू हुआ तब तक देर हो चुकी थी। और रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन तो आप देख लीजिए कि इसकी तस्वीर तो कई दिन पहले से साफ साफ नज़र आने लग रही थी कि किस तरह का वहाँ चुनाव होगा। लेकिन हाँ, ये है मतदान के दिन जो है, वक्त जो है, वो तस्वीर बिल्कुल ही साफ़ हो गई। जो पहले कयास थे वो साफ दिखाई दे रही थी और वो तय है कि इलेक्शन 1 और 2 नंबर का, फिर मैं कह रहा हूँ इंडिया में है, लेकिन नंबर 1 जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए ही रहेगा। अगर कांग्रेस मैदान में आ जाती, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कोई और खड़गे इनके बड़े नेता आ जाते, तो कुछ और तस्वीर बदलती।
मुझे लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ना तो आगे बढ़ना चाहती है, ना तो उसके पास अपना कोई विजन है। तो ये जो दृष्टिहीनता है, जो अंधता है कांग्रेस की, इसने मतदाताओं को कांग्रेस के प्रति जो उसमें एक आसक्ति का भाव आ सकता था, उसको सदा के लिए सुला दिया है। तो कांग्रेस से चाहे राहुल गांधी भी आ जाएं, मैं जहां तक देख पा रहा हूं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है किसी भी स्तर पर। ठीक है जी। दरअसल अभी आपने जो सवाल किया ना कांग्रेस वाला, कांग्रेस के नेताओं वाला, ये दरअसल कांग्रेस के नेताओं के आने की बात नहीं है। कांग्रेस बहुत ही आगे की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है। वो पता है यूपी में तो सबसे कोई जोर हो, उन्हें पता था कि आने वाले वक्त में तो मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में, झारखंड में कुछ कर पाओगे। उन्होंने अपनी तरह एनर्जी लगाई नहीं और सारी सीटें उन्होंने दे दी समाजवादी पार्टी को। तो इसीलिए क्या वो लोकल स्तर पे ही नेता जो है उनके लगे रहे और नेशनल स्तर पे नेता जो है यहाँ नहीं आने की उन्होंने कोशिश की, ना उन्होंने पूरी जान उधर लगाई। अब यहाँ इसीलिए, और अभी उनके आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ने की स्थिति भी नहीं थी यहाँ मीरापुर जैसी जगह में। ठीक है, तो देखिए जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है वो सीधा कह रहा है कि चुनाव तो ज़रूर हुआ, लेकिन जो पिस्टल वहाँ पर दिखाई गई, जो पिस्टल वहाँ सोशल मीडिया पर वायरल हुई, अखिलेश यादव ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस पिस्टल ने लखनऊ में भी तापमान बढ़ाया और मीरापुर के चुनाव की कहानी भी बदली। लेकिन पत्रकारों का एग्जिट पोल सीधा कह रहा है कि वहाँ पर जयंत चौधरी की मिथिलेश पाल बाजी मार कर ले जाएंगी और समाजवादी पार्टी के साइकिल को वो दूसरे स्थान पर बता रहे हैं। पूरी तरीके से तस्वीर मतगणना के बाद साफ होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरे प्रदेश की नज़रें भले ही 8 सीटों पर टिकी हैं, लेकिन 9वीं सीट जो मीरापुर है उस पर सबकी नज़रें टिकी हैं, चूँकि जयंत चौधरी की भी अग्नि परीक्षा है वहाँ और अखिलेश यादव की भी।